नमस्कार, 10 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह और समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश में कोरोना के पिछले 24 घंटों के दौरान 196 नए मामले किए गए दर्ज। रिकवरी दर 98.8% पर। देश भर के अस्पतालों में आज कोविड की तैयारियों की समीक्षा के लिए मॉक ड्रिल का हो रहा है आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले वीर बाल दिवस के अवसर पर दिल्ली में हुए कार्यक्रम में लिया भाग। कहा, भारत को सफलता के शिखरों तक ले जाना है तो अतीत के संकुचित नजरिए से आजाद होना होगा। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी। बर्फीली हवाओं के चलते दिल्ली एनसीआर सहित कई शहरों में 4 से 5 डिग्री लुढ़का पारा। प्रदेश के बरेली, शाहजहांपुर और अलीगढ़ में कक्षा 8 तक के स्कूलों में घोषित किया गया अवकाश। और बुलंदशहर कारागार को FSSAI ने दी 5 स्टार रेटिंग। भोजन की गुणवत्ता, भंडारण और स्वच्छता जैसे मापदंडों पर किया गया था निरीक्षण। और अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड-19 की आपातकालीन तैयारियों की जांच के लिए आज सभी अस्पतालों में एक देशव्यापी मॉक ड्रिल की जाएगी। चीन, अमेरिका और कुछ अन्य देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये मॉक ड्रिल की जाएगी। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पतालों में कोविड से लड़ने के लिए उपलब्ध संसाधनों का आकलन किया जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर, लॉजिस्टिक और मानव संसाधनों पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ बुनियादी ढांचे की तैयारी भी शामिल है। मॉक ड्रिल करने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में कोविड की स्थिति पर समीक्षा बैठक के कुछ दिनों बाद आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड की तैयारियों की समीक्षा की। वहीं प्रदेश के कोविड अस्पताल इमरजेंसी में आ रहे मरीजों के लिए कितने तैयार हैं, इसकी जांच आज मॉक ड्रिल के द्वारा की जा रही है। सुबह 10 बजे से प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में ये मॉक ड्रिल शुरू हो गई है। किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को उसके घर से एम्बुलेंस से अस्पताल तक लाने, फिर उसके उपचार के लिए डॉक्टरों द्वारा दिखाई गई तत्परता और उपलब्ध संसाधनों की जांच इसके माध्यम से की जाएगी। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान काफी बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कराया गया था। करीब 1.18 लाख बेड की व्यवस्था थी। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार के चलते 22 मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी में डॉक्टर को दिखाने के लिए पंजीकरण कराने से लेकर भर्ती होने तक की सुविधा अब ऑनलाइन मिलेगी। साथ ही प्रदेश के सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग और पैरा मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। सोमवार को कानपुर नगर पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने ये बताया। उप मुख्यमंत्री कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज के KLLR अस्पताल परिसर में स्थित पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट के शुभारंभ पर बोल रहे थे। उन्होंने हेलेट अस्पताल में 100 बेड पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट का उद्घाटन किया। हेलेट अस्पताल में इंटेंसिव पीडियाट्रिक केयर यूनिट शुरू हो जाने से लोगों को इलाज में काफी सुविधा मिलेगी। कानपुर मेडिकल कॉलेज में बच्चों के वार्ड को पावर ग्रिड कारपोरेशन के सहयोग से उच्चीकृत किया गया है, जिसमें पूरी तरह से नवीनीकरण, वेंटिलेटर्स, और सभी उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं कर ली गई है। कोविड को लेकर हमारी सरकार पूरी सतर्कता के साथ आगे बढ़ रही है। अभी कोई पैनिक की स्थिति नहीं है। आगरा में एक मरीज हमें पॉजिटिव मिला है, उसकी जीनोम टेस्टिंग के लिए हमने भेजा है। मैं प्रदेश के निवासियों से अपील करता हूं, कृपया विदेश यात्रा करके आए लोगों को पहले आइसोलेशन में रखें, उनकी जांच कराएं, तभी उनको सार्वजनिक स्थल पर जाने दें। अस्पताल परिसर में मास्क को मैंडेटरी कर दिया गया है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सलाह दी जाती, कृपया मास्क पहनकर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास सिंह हमसे जुड़ रहे हैं, जो इस समय लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में मौजूद हैं। विकास, इस समय मॉक ड्रिल चल रहा है, किस तरह की गतिविधियां वहां पर हो रही हैं और साथ ही वहां पर स्थिति का जायजा लेने के लिए कौन से लोग हैं जो वहां पर उपस्थित हैं?
जी बिल्कुल, यहाँ पर तमाम चिकित्सक मौजूद हैं, चिकित्सीय स्टाफ मौजूद है। यहाँ पर विशेष आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर कोविड मरीजों के लिए आईसीयू बेड्स की भी व्यवस्था की गई है और इन व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए अभी कुछ ही देर में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के भी यहाँ आने की संभावना है। यहाँ पर कोरोना की संभावित चुनौतियों के मद्देनजर ये तैयारियां की जा रही हैं। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में ये तैयारियां आज की जा रही हैं। एक बार फिर से रीचेक किया जा रहा है। दीप्ति, आपको बताना चाहूँगा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रबंधन किया गया था दूसरी लहर के बाद जब किया गया था, तो काफ़ी व्यापक व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके के कोविड प्रबंधन किया था वो पूरी दुनिया में सराहा गया था। आज चीन में बढ़ते खतरे और दुनिया की जो चुनौतियां हैं कोरोना को लेकर, उसके मद्देनजर एक बार केंद्र सरकार की तरफ से आज मंगलवार को पूरे देश व्यापक ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। उसी के मद्देनजर हम बलरामपुर हॉस्पिटल में भी किया जा रहा है। यहाँ पर कोविड अस्पताल इसको बनाया गया हुआ है। यहाँ पर कोविड के जो मरीज शुरुआती दौर में आएंगे, क्योंकि अभी संख्या काफ़ी नहीं है, सीमित है। अगर आगे किस तरीके की चुनौतियाँ रहती हैं, उसी सब के मद्देनजर यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएँ की जा रही है। उनका चेक किया जा रहा है किस तरीके से ऑक्सीजन प्लांट हुआ या आईसीयू बेड्स हुआ, वेंटिलेटर हुआ, इन सबको रीचेक किया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आईसीयू के बेड्स भी बनाए गए हैं। हम तो जानना चाहेंगे सर, किस तरीके की व्यवस्थाएं आप लोग यहाँ कर रहे हैं? पूरी व्यवस्था है। आज मॉक ड्रिल है, मॉक ड्रिल में क्या कुछ तैयारियां चेक की जा रही है? पूरी जितनी जरूरी है वो सब किया जा रहा है। हाँ, हम लोग तो झेल चुके ना कोरोना में। हाँ, तो उससे भी ज्यादा तैयारी शुरू हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, डॉक्टरों का कहना है कि एक बार अब उनके पास एक बड़ा अनुभव हो चुका है, तो जो भी संभावित चुनौतियां हैं उनको लेकर वो पहले से तैयारी कर रहे हैं और इन तैयारियों को निपटने के लिए जो भी जरूरतें हैं उनको एक बार फिर से आज ट्रायल चेक किया जा रहा है, मॉक ड्रिल किया जा रहा है और जो भी चुनौतियां होंगी वो कोई चुनौतियां नहीं रह जाएंगी, उन्हें स्वीकार करते हुए उनका निस्तारण किया जाएगा। अगर कोई मरीज बढ़ते हैं, आने वाले समय में संख्या बढ़ेगी अगर, तो उनको पर्याप्त इलाज मिलेगा सुविधाओं के साथ। जी दीप्ति। बिल्कुल विकास, जैसा कि हमने सुना कि किसी भी तरह की कोई गलती इस बार नहीं की जाएगी और सरकार जो है वो भी काफी सतर्क है इस पूरे मामले को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद विकास इस सारी जानकारी के लिए। और अब अपनी अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अतीत के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कल नई दिल्ली में श्री गुरु गोविंद सिंह, उनके पुत्रों साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह की शहादत की याद में वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि औरंगजेब की क्रूरता और भारत को बदलने के उनके इरादे के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह दृढ़ता से खड़े रहे। उन्होंने बच्चों को प्रेरणा देने वाले भक्त प्रहलाद, नचिकेता, ध्रुव, लवकुश, बलराम और बाल कृष्ण जैसे असंख्य उदाहरणों का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वीर बाल दिवस के अवसर पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री लगभग 300 बाल कीर्तनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए शबद कीर्तन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आज आप जी ने छोटे साहिबजादियां बाबा जोरावर सिंह जी ਅਤੇ बाबा फतेह सिंह जी ਦੀ ਲਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। प्रधानमंत्री ने श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के दिन घोषणा करते हुए कहा था कि 26 दिसंबर को श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय आयु मायने नहीं रखती। याद दिलाता है कि 10 गुरुओं का योगदान क्या है। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि 10 गुरुओं का योगदान क्या है, देश के स्वाभिमान के लिए सिख परंपरा का बलिदान क्या है। वीर बाल दिवस हमें बताएगा कि भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है। इतिहास के क्रूर कालखंड में दफन श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे 9 साल के बाबा जोरावर सिंह जी और 7 साल के बाबा फतेह सिंह जी की शहादत देशभक्त की बड़ी मिसाल है।
इन्हें इस्लाम धर्म कबूल न करने पर सरहिंद के वजीर ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। पीएम मोदी ने इस घटना का जिक्र करते हुए अंदर से हीन भावना पैदा करने वाले इतिहास के नाम पर गढ़े हुए नैरेटिव की आलोचना की। उन्होंने लोगों से अतीत के संकुचित नजरियों से भी आजाद होने की अपील की। दुर्भाग्य से हमें इतिहास के नाम पर वो गढ़े हुए नैरेटिव बताए और पढ़ाए जाते रहे, जिनसे हमारे भीतर हीन भावना पैदा हो। बावजूद इसके हमारे समाज ने, हमारी परंपराओं ने इन गौरव गाथाओं को जीवंत रखा। अगर हमें भारत को भविष्य में सफलता के शिखरों तक ले जाना है तो हमें अतीत के संकुचित नजरियों से भी आजाद होना पड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि किसी राष्ट्र की पहचान उसके आदर्शों, मूल्यों, सिद्धांतों से होती है। उन्होंने कहा कि इतिहास में देखा गया है कि किसी राष्ट्र के मूल्य बदल जाते हैं तो कुछ ही समय उसका भविष्य भी बदल जाता है। जब मूल्य सुरक्षित रहते हैं तब वर्तमान पीढ़ी के सामने अपने अतीत आदर्श स्पष्ट रहते हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री ने दिल्ली में लगभग 3000 बच्चों के मार्च पास्ट को रवाना किया, जिन्होंने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से कर्तव्य पथ तक वीर बाल दिवस के संदेश को प्रचारित किया। और भारत जल्द ही निवेश का एक प्रमुख गढ़ बन सकता है। दुनिया भर के अमीर लोग अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में लगाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होने के साथ साथ अनुकूल भी है। यूबीएस बिलियनियर एम्बिशन रिपोर्ट 2022 में ये बात सामने आई है। स्विस बैंक की ये 8वीं रिपोर्ट है जिसमें अरबपतियों को शामिल किया गया है। इसमें फायदा कमाई के तरीके और व्यापार संबंधी कई मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। ये रिपोर्ट 75 बाजारों में 2500 से अधिक अरबपतियों के सर्वेक्षण पर आधारित है। सर्वे के दौरान 58% अरबपतियों ने भारत और दक्षिण पूर्व एशिया को निवेश के लिए अपना बाजार चुना है। केवल 42% ने ही दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन को चुना है। केवल निवेश में ही नहीं बल्कि चीन ने एक साल पहले की तुलना में अरबपतियों की रैंक में गिरावट देखी है। वहीं दुनिया के बाकी जगहों की तुलना में भारत में अरबपतियों की आबादी बढ़ी है, क्योंकि भारत 2022 में ब्रिटेन को पछाड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इस समय भारतीय अरबपतियों की संख्या पिछले साल 140 से बढ़कर 166 हो गई है। उनकी कुल संपत्ति में काफी इजाफा हुआ है। जारी है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। घने कोहरे के कारण शहर के कुछ इलाकों में विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर रह गई, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर पश्चिम से मैदानों को पार कर आने वाली हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट आने से गलन बढ़ी है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी बर्फीली हवाओं के चलते तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में सुबह से कोहरा छाया रहेगा। आज का न्यूनतम तापमान राजधानी में 8 डिग्री सेल्सियस अनुमानित है। बढ़ती ठंड के चलते बरेली, शाहजहांपुर और अलीगढ़ में कक्षा 8 तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। आगरा, मुरादाबाद के मंडलों के जिलों में भी लगभग यही हाल है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सोमवार को उच्च हिमालयी क्षेत्र में हिमपात हुआ, जिस कारण तापमान कई जगहों पर माइनस में पहुंच गया है। देश के उत्तर भारत के राज्यों में शीत लहर का प्रकोप जारी है। गिरते तापमान के साथ ही उत्तर भारत में ठंड तेजी से बढ़ती जा रही है। वहीं कोहरे का कहर भी घना होता जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में पारा लगातार नीचे बना हुआ है। पंजाब में भी कड़ाके की ठंड का सिलसिला जारी है। अमृतसर में सुबह घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम रही, जिसके कारण हवाई, रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुए हैं। इसका एक बड़ा कारण है न्यूनतम तापमान में गिरावट। विशेषकर दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अधिक अंतर न होने की वजह से पंजाब में ठिठुरन बढ़ी है। हरियाणा के भी कई जिलों में घना कोहरा और शीतलहर का कहर जारी है। हरियाणा में रविवार को सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। मध्य प्रदेश में ठंड का कहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार शहडोल, रीवा, इंदौर, ग्वालियर और चंबल संभागों में न्यूनतम तापमान अपेक्षाकृत ज्यादा ठंडा रहने वाला है। भी जो पश्चिमी विक्षोभ एक आया हुआ था
और उसकी वजह से जो बर्फबारी हुई और उस आगे पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल गया है, तो इसकी वजह से जो है मध्य प्रदेश में जो है उत्तरी हवाएं आना शुरू हो गई हैं, तो इसकी वजह से जो है तापमान जो है पूरे मध्य प्रदेश में गिरे हैं और आगामी दिनों में भी जो है अभी 1-2 दिन तो थोड़ा टेम्परेचर डाउन होंगे। राजस्थान की बात करें तो गर्मियों में 50 डिग्री तक के तापमान का सितम झेलने वाले राजस्थान के सीकर स्थित फतेहपुर में पारा 0 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार चूरू में सोमवार सुबह न्यूनतम तापमान 0 दर्ज किया गया। वहीं राज्य के पहाड़ी क्षेत्र माउंट आबू में तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ होने से उत्तरी हवाएं मैदानी इलाकों में पहुंचने लगेंगी। वहीं उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में जारी कड़ाके की ठंड से उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से मैदानी क्षेत्र भी सर्द हवाएं झेल रहे हैं। मेरठ में ठंड के कारण आम जनजीवन प्रभावित दिखा तो कोहरे ने यूपी के कई जिलों में अपना असर दिखाया। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। गलन के साथ दिल्ली में ठंड और कोहरा बरकरार है। ठंड को लेकर सोमवार को दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली में पारा 4 से 5 डिग्री तक लुढ़कने लगा है, जिसके अभी कुछ दिन और जारी रहने की आशंका है। उत्तर भारत में ठंड और घने कोहरे का असर रेल सेवाओं में भी देखने को मिला है। सोमवार को भारतीय रेलवे की ओर से 318 ट्रेनों को निरस्त किया गया और 284 ट्रेनों को पूरी तरह से और 34 ट्रेनों को आंशिक रूप से निरस्त किया गया। इसके अलावा 20 ट्रेनों को रीशेड्यूल्ड और 24 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। रद्द की गई ट्रेनों में महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात और अन्य राज्यों में चलने वाली गाड़ियां हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। और अब बात वन रैंक वन पेंशन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन रैंक वन पेंशन के तहत सशस्त्र बलों के पेंशन भोगियों की पेंशन में पुनर्निरीक्षण को 1 जुलाई 2019 से मंजूरी दी। इसके तहत 30 जून 2019 तक सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बलों के कार्मिकों को इसके तहत लिया जाएगा। 25.13 लाख से अधिक पेंशन भोगी सरकार के इस निर्णय से लाभान्वित होंगे। जुलाई 2019 से लेकर जून 2022 तक के बकाये के रूप में 23,638 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। इंडियन एक्स सर्विसेज उत्तर प्रदेश की लाइफ मेंबर मेजर मेघना ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया और कहा कि जो लोग सशस्त्र बलों में कार्यरत हैं उनके लिए यह निर्णय उत्साहजनक है। किया था उसका ड्यू रिवीजन हमारा ड्यू था 2019 में और मुझे बड़ी खुशी हुई कि 23 दिसंबर 2022 को कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है, जिससे एक्स सर्विसमैन के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई है और कहीं ना कहीं इसका सीधा असर उन सभी फौजी लोगों पर आया है जो आज फौज में कार्यरत हैं। ये उनका मोराल बूस्टिंग के लिए बहुत ही एक ऐसी चीज है जो उनके सामने आई है। आज मैं गवर्नमेंट से एक दरख्वास्त और करना चाहूंगी कि हमारे वो फौजी भाई जो 75 साल की उम्र से बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं और 75 साल की उम्र से बड़े हैं, उन लोगों को इस एरियर्स को एक बारी में दिया जाए, ना कि 4 टुकड़ों में दिया जाए। अगली खबर झांसी से है। झांसी में कुख्यात अपराधी लेखराज यादव को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने की साजिश में पूर्व गरौठा विधायक दीपक यादव झांसी जेल में बंद हैं। दीपक यादव से मिलने आए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। सपा मुखिया ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के जेल जाने वाले बयान पर पलटवार किया। कि दीपक यादव पूर्व विधायक झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेजा गया है। दीपक यादव को और समाजवादी पार्टी को मैं कह सकता हूं बदनाम करने के लिए ये मुकदमे लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार लड़ती रहेगी। हमें उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा और बहुत जल्दी ये छूट करके आए। बुलंदशहर जेल के 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है। जेल की रसोई में पकाए
रेस्टोरेंट के रसोई में पकाए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता तथा भंडारण और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा 5 सितारा रेटिंग दी गई है। बुलंदशहर जिला कारागार में 2000 से अधिक महिला और पुरुष बंदी हैं। जेल में स्वच्छता पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। यहां पर बंदियों को खाना अधिक से अधिक गुणवत्ता युक्त दिया जाए, इस बात के लिए जेल प्रशासन लगातार प्रयासरत रहा है। बुलंदशहर जिला कारागार के अधीक्षक राजेंद्र कुमार जायसवाल ने बताया कि FSSAI की टीम ने कड़े उपायों पर रसोई की भोजन की गुणवत्ता, भंडारण व स्वच्छता का निरीक्षण किया था, जिसके आधार पर बुलंदशहर जेल को FSSAI द्वारा ये सम्मान दिया गया है। जेल में बहुत अच्छी खेती होती है, टोटल ऑर्गेनिक खेती यहाँ पे की जा रही है। उस सब्जी का उपयोग बंदियों के लिए किया जा रहा है। प्लस जो सब्जियाँ हमको कम पड़ती हैं वो जिला कारागार मेरठ से हम लोग लेते हैं। चूँकि यहाँ पे साफ सफाई, हाइजीन और खाने की गुणवत्ता या क्वालिटी आप कह लीजिए, चाहे रॉ मटेरियल हो चाहे पका हुआ खाना, उस पर हम लोगों ने ऑनलाइन भारत सरकार को अप्लाई किया। उनकी टीम आई, सर्वे करके गई। 2 बार उनकी टीम आई, पूरी जेल का उन्होंने सर्वे किया, सफाई का सर्वे किया या बने हुई खाने के सर्वे किया, या जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं उच्च क्वालिटी की, हाईटेक हैं, उसको उन्होंने देखा। उसी के आधार पर इस कारागार को खाने की क्वालिटी या सफाई के ऊपर 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई। हमारे जो मेरठ मंडल की पहली जेल ऐसी जेल है जिसको 5 स्टार रेटिंग दी गई है, क्योंकि यहाँ पर जो खाना मिलता है वो बहुत ही अच्छा और शुद्ध क्वालिटी का मिलता है। वहीं जनपद कासगंज में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर की अनोखी पहल नायब तहसीलदार गरमा सिंह की अगुवाई में कार्यान्वित की जा रही है। इस अनोखी पहल के तहत जनपद के विभिन्न स्थानों पर गैर संरक्षित पुरातात्विक महत्व की मूर्तियों, वस्तुओं को सहेजने और संग्रह करने की दिशा में जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर नायब तहसीलदार जिले भर से पुरातात्विक महत्व की इन मूर्तियों को कलेक्ट्रेट में संग्रहित किया जा रहा है। जिले में जो भी मूर्तियां हैं, प्राचीन मूर्तियां हैं और जिनकी देखरेख प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही थी, उन सभी को एक जगह संग्रहित करने का एक बीड़ा उठाया है नायब तहसीलदार मैडम के द्वारा और जिलाधिकारी मैडम के द्वारा। इसकी निश्चित ही भूरी प्रशंसा होनी चाहिए। जी, जिलाधिकारी मैम, रिस्पेक्टेड मैम के दिशा निर्देश पे पुरातत्व महत्व की जो मूर्तियां हैं, मूर्तियाँ स्कल्पचर हैं, वो डिफरेंट जो जगह जगह से चिन्हित करके और कासगंज में कलेक्ट्रेट पर एक संग्रहालय बनाकर उन्हें संरक्षण के लिए लाया जा रहा है। और अब बात प्रयागराज की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से 2 दिवसीय सुशासन दिवस प्रचार अभियान चलाया गया। इसके तहत प्रयागराज के रानी रेवती देवी सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज राजापुर में एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों के लिए अनेक प्रतियोगिताएं संचालित की गईं। इस मौके पर जादू और संगीत के माध्यम से बच्चों को ज्ञानवर्धक संदेश भी दिए गए। कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। केंद्रीय संचार ब्यूरो के वरिष्ठ सहायक राम मूरत विश्वकर्मा ने बताया कि इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में पुरस्कार वितरण भी किया गया। ये जो कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, ये सरकार और मंत्रालय की अनूठी पहल है। इसमें जो प्रदर्शनी लगाई गई है और हमारे महापुरुषों के चित्र लगाए गए हैं और समयबद्ध तरीके से उनको दर्शाया गया है। हमारे भैया बहन विद्यालय में जो अध्ययनरत हैं या बाहर के भी जो लोग आ रहे हैं, इसको देख करके निश्चित रूप से उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हो रही है और जो उनके द्वारा पूर्व में इस देश के लिए बलिदान हुआ है, उस बलिदान की भी यादें वास्तव में आ रही हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सुशासन दिवस पर आज़ादी के अमृत महोत्सव पर चित्र प्रदर्शनी लगाई गई और बच्चों को संगोष्ठी के माध्यम से, प्रतियोगिताओं के माध्यम से जागरूक किया गया और जानकारी दी गई। कुल मिला के कहा जाए कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में देश को आज़ाद कराने वाली वीरों की एक गाथा है, इसको चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है।
इसमें सबसे पहले अनेक प्रकार के कंपटीशन थे, जैसे इसमें आर्ट बनाना था और स्पीच का कंपटीशन था और गाने वगैरह थे, जिससे हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना और विकसित हुई। वहीं गोंडा जिले के पुलिस चौकी चचरी के बगल रोजाना पुलिस सर की पाठशाला में बच्चे मैथ्स, साइंस समेत अन्य विषय की बेहतरीन पढ़ाई मोहम्मद जाफर सिपाही से करते हैं। पुलिस सर की इस पाठशाला में कक्षा 1 से 10 तक के बच्चे ट्यूशन लेते हैं। इस पाठशाला में नवोदय स्कूल में एडमिशन लेने की तैयारी वाले भी बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं। रोजाना ट्यूशन लेने वाले कक्षा 7 में पढ़ने वाले करण और शिवानी कश्यप का कहना है कि पुलिस सर बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं। सिपाही मोहम्मद जाफर का कहना है कि अपनी ड्यूटी को खत्म करने के बाद वह रोजाना बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। यहाँ पर हम पढ़ने आए थे, पूर्व माध्यमिक विद्यालय तृतीय माध्यमिक स्कूल से आए थे। हम पढ़कर आते हैं 4 बजे से यहाँ पर आ जाते हैं ट्यूशन पढ़ने। हम नवोदय की तैयारी कर रहे हैं। इस सर से हमको हिंट मिल जाता है थोड़ा कि हम भी पढ़े। यहाँ पर हम ट्यूशन पढ़ने आते हैं, सर हमको बढ़िया पढ़ाते हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं, जो मैथ भी पढ़ाते हैं और यहाँ की पढ़ाई से हमको बहुत लाभ मिलता है। अभी जो है करीब 4-5 महीने से जो है अभी यहाँ के आसपास के गांव के बच्चे जो आते हैं गरीब घर के हैं, नहीं पैसा है तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के ड्यूटी खत्म हो जाने के बाद, ड्यूटी जब खत्म हो जाती है थोड़ा सा 1 घंटा इधर टहलने से बेहतर है, थोड़ा समझिए टाइम भी कट जाता है और जो पढ़े हैं जो भी ज्ञान है थोड़ा सा बांट देते हैं, बस यही है। और समाचारों के अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। के लिए मॉक ड्रिल का हो रहा है आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले वीर बाल दिवस के अवसर पर दिल्ली में हुए कार्यक्रम में लिया भाग। कहा, भारत को सफलता के शिखरों तक ले जाना है तो अतीत के संकुचित नजरिए से आजाद होना होगा। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी। बर्फीली हवाओं के चलते दिल्ली एनसीआर सहित कई शहरों में 4 से 5 डिग्री लुढ़का पारा। प्रदेश के बरेली, शाहजहांपुर और अलीगढ़ में कक्षा 8 तक के स्कूलों में घोषित किया गया अवकाश। और बुलंदशहर कारागार को FSSAI ने दी 5 स्टार रेटिंग। भोजन की गुणवत्ता, भंडारण और स्वच्छता जैसे मापदंडों पर किया गया था निरीक्षण। और इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।